तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। हालांकि एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल हम करवा चुके थे, उसके शेष भाग को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.1 में तीसरा सवाल है। सवाल यह है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उनकी स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए, मार्च का मतलब आर्मी को एक दूसरे के आगे पीछे लगाकर जब कदम कदम मिलाकर टहलने को कहा जाता है या दौड़ने को कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मार्च करना कहते हैं। अब होता ये है कि देखिए, अभी तो हम बता देंगे कि इसका मोसो निकालो आंसर मिल जाएगा, पर मोसो निकालो आंसर मिलेगा सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। समझो कि हम मोसो ही क्यों निकालेंगे। आप इसका मोसो निकालो आंसर आ जाएगा, पर हम क्या कह रहे हैं, समझो कि मोसो ही क्यों होगा। हमने मोसो का परिभाषा आप लोगों को पढ़ाए थे कि मोसो किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है। मोसो कोई भी दो या दो से अधिक संख्या का वह मान होता है जिससे जिन संख्या का वो मोसो है उसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, यही है मोसो। आखिर कहीं पे 616 सदस्य हैं और कहीं पर 32 गो सदस्य हैं। अब दोनों सदस्यों को इस हिसाब से लेना है कि एक भी आर्मी बचना नहीं चाहिए, सबका स्तंभ पूरा का पूरा हो जाना चाहिए, सभी स्तंभ में समान रूप से आर्मी भरे हुए होना चाहिए और सभी स्तंभ भरा हुआ होना चाहिए, कोई एक भी आर्मी छूटना नहीं चाहिए। अब मालूम नहीं कि कितने स्तंभ लगाएंगे कि इनका जो भी आर्मी उनको भी हम उसी स्तंभ में सजा देंगे, इनका जो आर्मी उसको भी उसी स्तंभ में सजा देंगे, कोई भी आर्मी बचना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए देखो, कहीं पे 6 लड्डू है, 6 लड्डू हैं, 6 लड्डू अभी जिस क्रम में रखा हुआ है, समझो मेरी बात। और कहीं पे 4 लड्डू हैं। आप इसको अधिकतम कितने स्तंभ लगा के रखोगे कि एक भी लड्डू बचना नहीं चाहिए और सब के सब लड्डू आ जाना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं क्या, पहले 4 लड्डू को ऊपर रखते हैं, रख दिए, इसका तो काम हो गया। जब ई लड्डू की बारी आया तो 1 2 3 4 लड्डू रखे और 2 लड्डू बच गए। हम बोले ना सब के सब बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ये रखने का प्रोसेस बिल्कुल क्या हो गया, गलत। यही जगह हम अगर मोसो निकालेंगे तो हमको सही सही जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि छो को क्या किया, हमने ऐसे करके लड्डू रख दिए तो पता चला 6 तो बढ़िया से हो गया। 4 की जब बात आई तो 4 लड्डू को मैंने ऐसे सजाया तो फिर एगो पता चला उसका बच गया, ये भी सेटिंग नहीं हुआ, मैंने हम गलती कर रहे। फिर हम दिमाग लगाए, एक ऐसा काम किए कि हम 6 को ऐसे सजाए, ऐसे 2-2 लड्डू करके आगे पीछे लगा दिए और 4 को आराम से वैसे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे लड्डू एक स्तंभ में सज गए और एक भी लड्डू बाहर नहीं बचा। अर्थात 4 और 6 का आप मोसो निकालिएगा तो ऐसे 2 आएगा। ये 2 बताता है कि 2 स्तंभ लगाइए, सब लड्डू आराम से एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन। वही बात यहाँ पर है कि कहीं पे 616 सदस्य हैं और कहीं पर 32 सदस्य हैं। भाई कितने स्तंभ लगाए कि एक भी आर्मी बचना चाहिए, सब के सब स्तंभ में आराम से लग जाएंगे। अब तो आपको खेला बता दिए, मोसो निकालना है, तो लेकिन बता दिए ना मोसो निकालना क्यों है, रीजन बताया है ना। एक छोटी सी गलती कर करके हम जानबूझ के गलती कर करके आपको समझाने का प्रयास किए कि मोसो ही क्यों, क्योंकि मोसो एग्जैक्ट बता देता है कि हमें स्तंभ कितने बनाना है, कितने पंक्तियां बनाना है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ तक समझ गए तो आइए इसके हम मोसो पर बात करते हैं। अब सीधी सी बात है, आप लोग मोसो निकालने के लिए जानते हैं, आपके पास कई मेथड हैं। 2 मेथड तो जानते ही हैं, और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भी आप लोग बनाने के जानते हैं। थोड़ा सा रफ में कार्य कर लेते हैं। भाई रफ में कार्य करेंगे तो यहाँ पे है बड़ा 616 है और छोटा क्या है 32 है। यहाँ पे पहले मान लेते हैं, आप सबकी सब बात बता दिए। माना कि जो बड़ा उसको ए मानते हैं, ए बराबर क्या है 616। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले, तभी आपको अगला सवाल समझ में आएंगे, नहीं तो आगे दिक्कतें हो सकती है। ए बराबर 616 क्यों, क्योंकि बड़ा है और छोटा क्या यहाँ पर
32 है तो उसको b बराबर मानेंगे और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद अब हम आप लोगों से और बात करने वाले हैं रफ में क्या करेंगे हम लोग 32 से भाग करेंगे 616 में। अब भाग दीजिए, जैसे भाग देते आए हैं 32 से भाग देंगे, 32 से पूरा तो आएगा नहीं तो हमने एक बार में भाग दिया, एक बार यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज 32। ठीक है, आप लोग गुना भाग करके रखो, थोड़ा सा समय की बचत है, आप लोगों से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप घटाइएगा तो 11 में से 2 जगह तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जगह तो यहाँ बचेगा 2। अब ये शेषफल नहीं है, शेषफल पूर्ण रूप से भाग दिए नहीं, शेषफल इसको कैसे कर सकता है। अभी ये 6 बाकी है और जब आप पता नहीं आप क्या दोगे, आप चेक करिएगा कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। तो आप लोगों को अब एक बार हम 9 दे के काम चलाते हैं, 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 8 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 और 9 कितना हो जाता है 288। एकदम काम किया हमने। अब घटाने का काम किया तो 16 में से यहाँ 8 बचेगा और ये क्या हो गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये शेषफल है, अब ये क्या है शेषफल है, शेषफल है। तब इसको ऐसे करो, अब जो पहले का भाजक तो उसको क्या मान लो, फिर से आप भाज्य मान लो। आप क्या करिए, अब समझो मेरी बात, अब 32 में भाग करो 8 से तो 4 बार में पूरा का पूरा लग जाता है। शेषफल क्या आ गया 0। और जब शेषफल 0 आता है तो उसका भाजक ही क्या कहलाता है, मौसक कहलाता है। तो हम लोग लिखने वाले हैं यूक्लिड। हालांकि आप नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला किस मेथड से बनाना है, फिर भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है सूत्र उसका, ए बराबर, उसका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम लोग सूत्र जानते हैं, तो हम लोग यही सूत्र जानते हैं। अब एक जगह पे यहाँ पे क्या पहले कंडीशन में क्या है 616, बी की जगह पे उसमें 32 है गुना, क्यू की जगह पे क्या आया था 19 आया था, शेषफल कितना आया था 8 आया था। दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि दूसरी स्थिति में जो भाज्य है वो है 32 और उसमें भाग उसमें 8 से दिया तो 8 गुना, भागफल कितना आया था 4 और शेषफल कितना आया 0। इसलिए HCF ऑफ 616 32 इज इक्वल टू 8। यानी ये 8 बताता है कि अधिकतम अगर हमको स्तंभ बनाना तो कितने बनाना होगा, 8 स्तंभ बनाना होगा। और 8 स्तंभ बनाइए सभी आर्मी आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे अंतिम में अतः अधिकतम स्तंभों की जो संख्या है वो कितना है 8 ही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे तो क्या कोई पूर्णांक अगर m मान के चलेंगे तो क्या उसको हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ये कहता है हम लोगों को सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो चलिए अब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, अब कोई धनात्मक पूर्णांक उसका नाम क्या है मालूम नहीं है, तो लिखेंगे माना कि वह धनात्मक पूर्णांक कौन है जी, ए है। क्या है ए है। तथा लग ले तथा b बराबर हो जाएगा आपका 3। आपको सर जी अपनी मर्जी से अब b बराबर 3 कैसे मान ली। देखो हमने आपको एक बार पिछले सवाल में इस चीज को बता चुके हैं। यहाँ पर देखने किस रूप में 3m या 3m+1 3m+2 अगर इस रूप में रहेगा तो यहाँ जो आप एक सूत्र पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो है ये बार बार b की जगह कौन ले रहा है 3 ले रहा है, इसलिए b बराबर 3 होगा। वो सवाल पर निर्भर करता है। अब आप लोगों को ये जब मालूम हो गया तो आपको एक बात और मालूम होना चाहिए, जब b बराबर 3 है तब r का संभवतः मान कहाँ तक हो सकता है 2 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 2.5 हो सकता है, 2.25 हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं उससे ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे तब संभवतः r बराबर 0 1 और क्या हो सकता है 2, यहाँ तक हो सकता है।
जब आर बराबर ये हो सकता है तो सभी आर का मान रख रख के देखेंगे कि आखिर एक अलग अलग मान आएगा क्या। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथमिक की चीज है, ठीक है। प्रमेयिका से क्या है सूत्र आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझो मेरी बात बढ़िया से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये सूत्र होता है। अब ए तो ए ही रहेगा, बी के जगह पर आप 3 रखोगे, आप जान रहे हो, क्यों नहीं जानते रहने दो, प्लस आर, आर का मान सॉरी, अब पहले ये सब हमको लिखना पड़ेगा, कब क्या रख रहे तो आपकी संख्या क्या बनकर आएगी। लिखेंगे जब आर बराबर 0, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आर बराबर 0 तब ए बराबर सूत्र तब कहता है क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर इन होता है। अब मान रखोगे ए बराबर बी के जगह पे लिखोगे 3, क्यू तो क्यू ही रहेगा, आर का मान आप स्वयं बोले क्या 0, ए बराबर आपका सीधा 3Q आ गया। लेकिन वहां पे कहता है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है आप उसका वर्ग करके ये साबित करिए कि किसी पूर्णांक m के लिए हम उसे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले तो वो संख्या मालूम नहीं थी, अब मालूम मान के किए तो चलो मालूम किए तो ये आई, और भी आएगी, लेकिन कम से कम ये मालूम होगा कि वो पहली संख्या क्या आई, जब r बराबर 0 है तब की वो संख्या क्या है 3Q है। अब ये संख्या प्राप्त हो गई, तब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि वहां किताब से ही करे ना, तो लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों तरफ ये दोनों तरफ वर्ग आप नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली लिखिएगा वर्ग करने पर। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि ये एक संख्या इसी का ये मान आया है, इसका वर्ग करो तो ऑटोमेटिक इसका भी वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे वर्ग करने पर। अब जब आप वर्ग करिएगा तो ए का वर्ग करिएगा तो ऑटोमेटिक है कि ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 3Q का स्क्वायर होगा। हमने दोनों तरफ बात या नहीं है, क्योंकि हमने सीधी सी बात है, जो भी संख्या हमको मालूम उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग 3Q तो उसका स्क्वायर करेंगे, ये इसलिए कर दी जब ए माने तो ए का भी वर्ग करते चलो। ए बोलो कि 3Q बोले क्या बात नहीं, क्योंकि बीच में बराबर है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जानबूझकर 3 ही कॉमन लेंगे, हम 9 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना जो है। तो 3 कॉमन लीजिएगा, गुणक रूप में बाहर करोगे, 3 से भाग दोगे 9 में 3 बार में लगेगा भाग, और Q से तो Q स्क्वायर जिसका तो उतर जाएगा, ऐसे गुना करो 3 तिया 9 Q स्क्वायर, फिर लोड कोई नहीं हो जाएगा जी। लेकिन ऐसा क्यों किया है, तो अब इसी को हम लिखने वाले हैं 3m। अब कहोगे सर जी अपने मर्ज से m कहां से है, लिखेंगे जहां m बराबर 3Q स्क्वायर है, माने ये 3Q स्क्वायर को पूरे का आप क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। अब कहोगे सर जी m क्यों, m यहां से बोल रहे हैं, अब ये m है क्या, m कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। अब उदाहरण के तौर पर फिर आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। आपके पास 5 है, हम कहेंगे जबरदस्ती इसको 3m के रूप में लिखो, एकदम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3 गुना में समझो मेरी बात, यहाँ पे लिखेंगे 3m लिख देती, क्या मैंने लिख दिया 3m। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां लिखना पड़ेगा, 5 को हम 3m के रूप में लिख दिए, अब लिख देते, ये बोलना पड़ेगा जहां m बराबर जो है ना, वहाँ m बराबर जो है वहां पे 5/3 है, जहाँ m क्या है 5/3 है। अब एक बार रखो ना यहाँ पे 3 गुना m की जगह आप रखोगे 5/3, 3 से 3 कट के लौट के 5 आया। मन आप किसी को किसी भी रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते ये आपको बताना पड़ेगा जहाँ m क्या है। नहीं समझे मेरी बात, वही मैंने इसको m माना तो बता भी देना m ये है, ये वाला है 3Q स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए m, एक कम आपका हो गया, ठीक है। 3m प्लस 1 तो हम लोग इसको डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं, लिखेंगे जब r बराबर क्या रखोगे 1, 0 के बाद अब 1 ही रखोगे ना। जब r बराबर 1 तब a बराबर सूत्र होता है BQ प्लस r, a बराबर देखिए a बराबर b की जगह पर आप 3 रखोगे, क्यों तो क्यों ही रहने दो, r की जगह पर आप 1 रखोगे ना।
अब लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। हे विद्यार्थी, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी वर्ग करेंगे तो 3q+1 का वर्ग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट काम कर नहीं सकते, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, a+b का होल स्क्वायर, तभी काम हो पाएगा। अब क्या करेंगे, तो छोटी मोटे आपके लिए सूत्र हैं, लेकिन फिर भी समझने तो यहाँ पे हम यहाँ पे समझने तो लिख रहे, चूंकि एक सूत्र होता है, हम यहाँ पे से कर देते हैं जगह बचाने के लिए, थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा, ठीक है, समझो मेरी बात। चूंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² में 2ab+b², ये सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। a था तो a², b था तो b², बीच में 2ab, उसी प्रकार से इसको सेट करना इस पर। तो कैसे, वो तो आप लोगों को मालूम होगा, पहले जी 10th क्लास के स्टूडेंट है आप लोग। यहाँ पर हम लोग a² है तो सूत्र में क्या लिखेंगे हम लोग, 3q। अरे भाई आपका a है, आपका b है, इसका आप स्क्वायर करोगे, प्लस लिखो, 2 लिखो, बीच में कुछ नहीं तो इंटू लिखो, इंटू मीन्स गुना। ए का मान दौड़ के देखो सवाल से क्या है, 3q है, इंटू में b का मान क्या है, 1 है, लास्ट में प्लस है, b², b का स्थान यहाँ 1 है तो हमने 1 का स्क्वायर किए। यहाँ तक बात समझ में आई। इसे आप चाहो तो घेर सकते हो, या तो नहीं घेर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। a² बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 × 9, q का स्क्वायर, q² प्लस 3 दूनी 6 गुना 1 तो 6 q हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। अब यहाँ से यहाँ तक में डायरेक्ट 3 तो कॉमन आ नहीं सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक आप 3 ही कॉमन लीजिए, क्योंकि हमें साबित जो करना है। अब हम यहाँ पे जबरदस्ती 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये इसी 2 पद में ही कॉमन आ सकता है, तो मैंने घेर दिया और 3 से भाग देंगे 9q² में तो 3q² फिर भी बचेगा, और 3 से भाग देंगे 6q में तो ये 2q में लगेगा कि नहीं जी। +1 बेचारा वो अलग में ही रह गया, क्योंकि वो इसके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पास 3 देने का औकात कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है, तो इसलिए वो साइड में रह गए, लेकिन उसका भी बड़ा काम है। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे m, माने पूरे जगह पे क्या लिख दिया मैंने, m, अब प्लस में 1। अब कहोगे सर जी कैसे, तो वहां लिखना पड़ेगा, वही खींचा आपको बताया है चूंकि करके, चूंकि जहां भाई m बराबर ये पूरे बात 3q² प्लस में 2q, बात समझ में आई। तो हमने देखा कि उस संख्या का जब वर्ग किए, एक बार 3m आया और एक बार 3m+1 भी आया, और आर 2 रखेंगे तो कुछ और भी आएंगे, पता नहीं, हम आगे चेक नहीं करेंगे, हमारा काम तो जितना तक था उतना हो गया, अब आगे हम क्यों बकवास करें। तो हम लिखेंगे अंतिम में अतः, क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, बात समझ में आई। ये आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत तो बोलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।